दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है वर या देवर। विकास की ओर अग्रसर कस्बा हरारी। हरारी का 4 पुत्रियों वाला साधारण सा परिवार। निजी संस्थान के मामूली पद पर कार्यरत बाबूजी का स्तर साधारण है, पर लक्ष्य बड़ा है। पुत्रियों को कुछ दे सके न दे सके, पर पढ़ने का पूरा अवसर देंगे। बड़ी पुत्री कनक हिंदी विषय में एमए उत्तीर्ण कर हरारी की निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करते हुए इसी साल 25 की हुई हैं। उसके परिणय के लिए बाबूजी जहाँ भी गए एक ही प्रश्न, कितना देंगे। बाबूजी पिटे हुए प्यादे की तरह घर लौट आते। कोई खबर नहीं थी, बात बनेगी और आसानी से बनेगी। तय तिथि पर लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे। माता पिता जीवित नहीं हैं। 2 भाई हैं जो चाचा जी के साथ आएंगे, लेकिन 3 नहीं, केवल 2 प्राणी ही तशरीफ़ लाए। कनक से छोटी मेहमानों की आवभगत में तल्लीन मैना बुलाने के लिए सजकर तैयार बैठी कनक से बोली, चाचा जी और लड़का ही आए हैं। लड़का इतना सजीला है कि कनक तुम्हारा जी मचल मचल जाएगा। सजीले को देखकर मदहोश हो जाओगी। चलो, बैठक में तुम्हारी पुकार हो रही है। बैठक में सलज कनक की दृष्टि नहीं उठती थी। बड़ा जोर लगाकर उसने अगल बगल बैठे दोनों प्राणियों को देखा। सचमुच सजीला है। यदि कुछ पूछा जाएगा तो बताते समय अच्छी तरह देख लेगी। वे दोनों इतने सज्जन निकले कि कुछ नहीं पूछा। बाबूजी योजना बनाने लगे। लड़के वाले शादी जल्दी चाहते हैं। अगले माह अच्छा मुहूर्त है। अम्मा संशय में है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सागर कनक से 10 साल बड़े हैं। बाबूजी बेफिक्र हैं। सागर डॉक्टर है, सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर प्रैक्टिस। ज़माने तक डॉक्टरों की इतनी उम्र हो जाती है। मुझे तो सागर बहुत सीधे साधे और समझदार लगते हैं। इतने समझदार कि कनक चाहती रही मोबाइल पर रोज़ बात करे, पर सागर ने शादी की तारीख तर 4-6 बार ही बात की थी। बारात में गिनती के लोग आए। कनक बड़ी हसरत से जयमाला के लिए मंच पर आई। मति भ्रम हुआ है कि यही यथार्थ है। जिसे चाचा समझा था वह डॉक्टर सागर हैं, और जिसे डॉक्टर सागर समझकर पहली नज़र में दिल दे दिया वह उनके ठीक बगल में खड़ा उनका छोटा भाई, उनका अनुज संजय है। कनक सदमे में है। संजय पूरी तरह चंचल हो रहा था। भौजाई जी, भैया को माला पहनाइए। मैना भी यथार्थ पर अचंभित थी। उसने भी वही समझा था जो कनक ने, लेकिन अब स्थिति का सामना करना है। बोली, पहना रही है भौजाई जी के देवर जी, थोड़ा धीर धरें। कनक के हाथों को सहारा देकर मैना और वैदेही ने माला आखिर डलवा दी। फोटोशूट के बाद कनक अंदर कमरे में लाई गई। उसे ससुराल से आए वस्त्र पहना कर चढ़ावा के लिए तैयार होना है। तैयार होने का उमंग लगभग गायब था। बिछावन पर बैठकर हिचक कर रोने लगी। अम्मा जानती थी कि उस दिन चाचा नहीं आए थे। कनक ने सामान्य कद सूरत व रंगत वाले सागर को चाचा और सजीले संजय को सागर समझ लिया था, यानी अपने देवर जी को अपना होने वाला वर समझ लिया था। उन्होंने बाबूजी से कहा था, सागर अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, दुबली कनक अपनी उम्र से कम लगती है। पर बाबूजी ने निर्णय सुना दिया था। लड़के का रंग रूप नहीं, पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। अम्मा विवश हुई। कनक को इस तरह रोते देख रिश्ते नातेदार महिलाएं पता नहीं क्या अर्थ लगाएंगी। वे उनसे बोली, कनक आज पराई हुई, ऐसे मौके पर रोना तो आ ही जाता है। आप लोग भोजन करें, मैं इसे आगे की रस्म के लिए तैयार कर दूं। उनके जाते ही अम्मा ने कनक को गले से लगा लिया। मत रो कनक, अम्मा तुमने मुझे धोखे में रखा। मैं नहीं जानती कनक, तुमने क्या देखा और क्या समझा। संभव कि डॉक्टरी अच्छी चलती है, घर में पैसा भरा पड़ा है, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें पैसा दिखता है, अधेड़ नहीं दिखता। 35 का लड़का अधेड़ नहीं हो जाता। बाबूजी की हैसियत जानती हो, जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ना रो बच्ची, बात फैलेगी तो बारात लौट सकती है। हम तो जीते जी मर जाएंगे।
कनक ने मान लिया विरोध का कोई मतलब नहीं है। यदि बारात लौट गई तो बहनों के विवाह में अड़चनें जाएंगी। जिस संजय का पहली नज़र में दिल दे दिया वह नफरत से भर जाएगा। छोटी हैसियत वालों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सजीले राजकुमार अमीरजादियों को ही मिलते हैं। वह चुपचाप तैयार होने लगी। संजय फोटोग्राफर को ले आया। भौजाई जी तैयार नहीं हुई क्या? फ़ोटो शूट होना है। मैना ने माहौल को हल्का करने के लिए कोशिश की। ठहरिए ज़रा, इतनी भी क्या जल्दी है भला भौजाई के देवर जी? लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। वह तो आप लड़के हैं कि कोट पैंट पहना और हो गए तैयार। संजय मैना को देखता रह गया। आप लड़की हैं कि क्या हैं? आना जाना बना रहेगा, जान लीजिएगा हम मैना हैं। संजय पूरी रात सागर और कनक के आसपास मंडराता रहा। किसी मित्र ने नियंत्रित किया, बहुत ऊपर ऊपर हो रहे हो भाई, शादी तुम्हारी नहीं भैया की हो रही है। इस समय मैं भौजाई की ननद का रोल कर रहा हूँ। मेरी बहन आज होती तो इन्हें इसी तरह घेरे रहती। कनक विदा होकर संगतपुर आ गई। बड़ा और व्यवस्थित मकान। पहली रात का आरंभ सागर ने अपनी पारिवारिक रूपरेखा बताकर किया। पूरे घर का पूरी बातें। जैसा कि तुम जानती होगी, पापा और माँ डॉक्टर थे। यह मकान व संपत्ति उन्हीं की बनाई हुई है। दोनों का अच्छा नाम था। उनके नाम का पूरा फ़ायदा मुझे मिल रहा है। वे हम तीनों भाई बहन को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर संजय को आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था। बीकॉम के बाद लॉ किया, अब कचहरी में प्रैक्टिस करता है। तीनों भाई बहन? आपकी बहन भी है? थी, मुझसे छोटी और संजय से बड़ी थी। मेडिकल कर रही थी। पापा माँ उसे छोड़ने हॉस्टल जा रहे थे। कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों नहीं रहे। मैं और संजय अचानक बेसहारा हो गए। पैसे की कमी कभी नहीं थी, पर मानसिक संबल की ज़रूरत थी। चाचा जी ने बड़ा सहारा दिया। वे तुम्हें देखने आते, पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मैंने संजय को बच्चे की तरह संभाला है। नादानी करे तो इसे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। कनक आत्मयंत्रणा से गुजर रही है। जिसे पहली नज़र में दिल दे बैठी, जो आयु में उससे बड़ा है, उसे अपना बच्चा कैसे समझ सकती है भला? जिसे चाचा जी समझा, उसे पति कैसे समझ ले और कैसे स्वीकार कर ले? जब मैं तुम्हें देखने आया तुम नाजुक लग रही थी। घर आकर मैंने साफ कह दिया था कि हमारा तो मिसमैच हो जाएगा। शादी नहीं करना चाहता था, पर संजय अड़ गया कि वह तुम्हें पसंद कर चुका है। चाचा जी अड़ गए कि उन्होंने तुम्हारे बाबूजी को उम्मीद दी है। कनक आत्मयंत्रणा से गुजर रही है। मैं संजय की पसंद और बाबूजी को दी गई उम्मीद की भेंट चढ़ गई। माँ के बाद यह घर कभी घर नहीं लगा। वे पता नहीं कैसे इतना संभाल लेती थी। मैं तो चाबियाँ देखते ही घबरा जाता हूँ। संजय की स्थिति तो मुझसे भी दयनीय है। तुम हंसोगी, पर मुंह दिखाई में मैं तुम्हें घर की चाबियाँ दूंगा। लो, संभालो अपना घर। चाबियाँ नहीं ले सकती? अभी आप मुझे ठीक तरह से नहीं जानते हैं। उस पर 7 फेरों का बंधन मजबूत होता है। घर तुम्हारा, जिम्मेदारी तुम्हारा, और मैं मुक्त हुआ। कनक संगतपुर में 10 दिन रही। सागर उसकी सहूलियत का पूरा ख्याल रखते। संजय उसे प्रश्न रखने का प्रयास करता। अरे भाभी, तुम अच्छा आ गई। घर में मर्दाने चेहरे देखकर मैं सन्यासी बनता जा रहा था। यहाँ काम वाली बाई भी नहीं है कि उसका मुख देख लूँ। खाना बनाने से लेकर बगीचे में पानी देने तक का सारा काम बुढ़ऊ काका करते हैं। संजय मुस्कुरा दिए। अब घर कैसा लगता है? जन्नत। कचहरी जाने की इच्छा ही नहीं होती। लगता है भाभी के पास डटा रहूं। शादी के बाद मेरे पैरों में बेड़ियां पहननी चाहिए। पड़ गई तुम्हारे पैरों में। यह कहकर वह हंसने लगा। सही फरमाते हो भैया। माँ होती तो भाभी को रसोई के राज और रहस्य बताती। आजकल मैं सास के रोल में हूँ। सागर कृतज्ञ थे। कनक, दिनों बाद घर में रौनक लौटी है। इसी तरह मुझे सहयोग और संजय को स्नेह देती रहना।
संजय ने अभूतपूर्व बयान दिया। भैया के मुख से अब जाकर सहयोग, स्नेह, सहभागिता जैसे शब्द सुन रहा हूँ, वरना वही एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, सिरिंज और ड्रिप। बाप रे, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर लोग बहुत कम हंसते हैं। संजय हंसते हुए बोले। मैं हंस रहा हूँ, अब थोड़ा हंसने लगे हो भैया। भाभी, भैया तुम पर लट्टू हैं। मैं हौसला न बढ़ाता तो कुंवारे रह जाते। कनक आत्मयंत्रणा से गुजर रही है। यह हो जाता तो विधाता शायद मेरा संयोग तुमसे जोड़ देते संजय। कनक हरारी लौटी। अम्मा गदगद। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। कनक, तुम संजय को सागर से कम न मानना। संजय को कम नहीं, बढ़कर मानती हूँ। मैं ना बोली। न सास ससुर की रोक टोक और न ही ननद की दादागिरी। कनक, मुझे तो ऐसा घर मिल जाए तो मैं तो खूब मौज उड़ाऊँ और मज़े करूँ। मेरा विवाह संजय से होता तो मैं भी उड़ाती। अम्मा ने मैना को डपट दिया। कुछ भी बोलती है। कनक, बाबूजी से कहूँगी डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहें कि तुम्हें लेने दोनों भाई आएँ। मेरी नज़र तो संजय पर टिक गई है। चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब नहीं बल्कि संजय आए, लेकिन सागर आए। कनक निरुत्साहित सी बैठी रही। कार ड्राइव कर रहे सागर ने उसके निरुत्साह को लक्ष्य किया। उदास हो? संजय को भी लाते, उसे बुखार है। कब से उदास थी, अब घबरा गई। घर पहुंचकर सागर ने संजय का टेम्परेचर चेक किया। मैं इसकी हाय तौबा से परेशान हो गया हूँ। कनक, अब तुम करो इसकी सेवा और इसे पूरी तरह संभालो। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, तुमने मेरी केयर भैया से कम की तो मैं तहलका मचा दूंगा। देवर का अर्थ जानती हो? दूसरा वर। मैं तुम्हारा दूसरा वर हूँ। कनक उसे अपलक देखती रही। संकेत तो नहीं दे रहा। इस तरह घेरे रहता है जैसे समीपता चाहता है। इसी को मन में बसाकर तो यहीं रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर कनक की किस्मत में सदमे ही लिखे हैं। बाबूजी अचानक आए। डॉक्टर साहब, मैना ने बीएससी कर लिया है, एमएससी बायोटेक में करना चाहती है। हरारी में यह विषय नहीं है, कहें तो यहाँ रहकर पढ़े। कनक को अकेलापन नहीं लगेगा। कनक आत्मयंत्रणा से गुजर रही है। बाबूजी ने मेरा इस्तेमाल करने के लिए ही मुझे अधेड़ से ब्याह किया है। सास ससुर का झमेला नहीं है, इसलिए इन लोगों को चाहे जब टपक पड़ने की पात्रता मिल गई है। अभी अम्मा बीमार पड़ी, बाबूजी यहाँ पटक गए कि हरारी के डॉक्टर बेवकूफ़ हैं, संजय अच्छा इलाज करेंगे। क्षीण बुद्धि सागर ने उपचार किया और माता जैसा आदर दिया। अब मैना पढ़ना चाहती है, फिर वैदेही, फिर छोटी सिया। मैं अपने घर में खासकर संजय को लेकर दखल नहीं चाहती। बोली, बाबूजी सुन लो, लेकिन क्या करें, इस क्षीण बुद्धि प्राणनाथ का अवलंबन कहा। बाबूजी, सुनना क्या है, आपका घर है, मैना रहेगी तो चहल पहल बनी रहेगी। बाबूजी उद्देश्य पूरा करते चलते बने। कनक सदमे में। सागर ने हाल पूछा। कनक, परेशान लगती हो, क्या बात है? बाबूजी आप पर भार डाल रहे हैं, मुझे संकोच होता है। संकोच क्यों भला? इस घर में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। संजय खुश हो गया। बुला लो भाभी, बुला लो। मैना ने शादी में बहुत सताया था, गिन गिन कर बदला लूँगा। मैना आकर माहौल में रंग भरने लगी। कनक को संदेह नहीं, पुख्ता विश्वास है कि मैना संजय को लपेटे में लेने के लिए ही यहाँ इस घर में स्थापित हुई है। उसमें रुचि लेकर संजय चालबाजी दिखा रहा है। 4th सेमेस्टर पूरा होते होते समझ में आ गया, रचना रची जा चुकी है। राज खोलने का भार संजय पर डाल 4th सेम की परीक्षा होते ही मैना हरारी खिसक ली कि उसकी अनुपस्थिति में संजय प्रस्ताव पारित करा ले। संजय प्रस्ताव लेकर कनक के सम्मुख आया। भाभी, आपसे कुछ कहना है, कहो। भैया से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, तुम मेरी अर्जी उनके दरबार में लगा देना। कनक सब समझ रही है, पर फिर भी कहा, अर्जी का मजमून तो सुनो। मैं मैना से शादी करना चाहता हूँ।
अब तक का सबसे भीषण सदमा। इस तरह चीख कर अभद्रता दिखाते हुए कनक पहली बार बोल रही है। पागल हुए हो क्या? ऐसा कैसे बोल सकते हो? उस दिन पागल हो गया था जब मैना को पहली बार देखा था। मैना प्रेम वेम पसंद नहीं करती। उसका मुझे समर्थन है भाभी। कह रही थी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी, इसलिए जब वह हरारी चली जाए तब मैं आपसे बात करूं। कनक रो देगी। देखती हूँ संजय तुम्हारे भैया इस बारे में क्या कहते हैं, उनका विचार जान लेती हूँ। कनक आत्मयंत्रणा से फिर से गुजर रही थी। जिसे पहली नज़र में दिल दे दिया वह मैना के नाम की लौ जलाए बैठा है। मैं ना जाने कितनी घाघ हूँ, मेरी स्थिति जानती है, फिर भी ज़रूर अम्मा ने भेजा होगा कि संजय पर मोहिनी डाले। एक और लड़की के हाथ सस्ते में पीले हो जाएंगे। मैना ने ऐसी मोहिनी डाली रही। नहीं, मुझे अगर मनचाहा वर नहीं मिला तो मैं मैना को भी नहीं पाने दूंगी। कनक को रात भर नींद नहीं आई। खुद को असहाय उपेक्षित पा रही है। सागर की संगत नहीं चाहती, पर वे अपनी भलमानसता में उसके समीप आना चाहते हैं। संजय की संगत चाहती है, पर वह पकड़ से छूटता जा रहा है। अब उसके व्यवहार में रोमांच नहीं बल्कि कपट का आभास होता है। पहले दिन से ही मैना को पाने की योजना बना रहा था। योजना सफल हो इसलिए भाभी भाभी कहकर उसकी खुशामद करता रहा। कनक निराशा, ईर्ष्या, क्रोध और बौखलाहट से गुजर रही थी। अम्मा का फ़ोन बौखलाहट को पराकाष्ठा पर ले आया। कनक, मैना ने सब समाचार बताया। तुमको लेकर वह बड़े संकोच में है, पर संजय उससे शादी करना चाहता है। हमारे तो भाग्य जाग गए। दोनों बहनें मिलजुल कर रहेंगी। बाबूजी इतवार को डॉक्टर साहब से बात करने आएंगे। कनक बौखलाहट में ललकारने लगी। अम्मा, तुमने मैना को जानबूझकर पढ़ने के बहाने मेरे घर भेजा कि संजय पर मोहिनी डाले। संजय मोहिनी की चाल में फंस गया। क्षीण बुद्धि डॉक्टर साहब को क्या कहूँ। संजय उनके दिमाग में इतना घुस गया है कि उसकी खुशी के अलावा इन्हें कुछ नहीं सूझता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोलूँगी अम्मा, तुम्हें मैना का बड़ा ख्याल है। मुझे धोखे में रखकर अधेड़ बदसूरत के साथ बांधा, तब मेरा ख्याल नहीं आया था। जब ये दोनों भाई मुझे देखने आए थे, मैंने डॉक्टर साहब को चाचा और संजय को डॉक्टर साहब समझ लिया था। तुम अच्छे से जानती थी ये पूरी असलियत क्या है, लेकिन मुझे नहीं बताया। मेरे साथ कपट किया। नहीं बेटी, मैंने कुछ नहीं किया। बोलूँगी अम्मा, मैं अब भी सदमे से उबर नहीं पाई हूँ। अच्छी चाल चली तुम लोगों ने। मेरा दिमाग खराब है। इस विषय में मुझसे बात ना करना, वरना मैं तुम्ही से लड़ पड़ूँगी। और कनक ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर लिया। ठीक उसी क्षण एक स्वर उभरा, भाभी। कनक के कान बज रहे हैं या संजय कचहरी से लौट आया है। बैठक में बैठी तेज आवाज़ में अम्मा को ललकार रही कनक को आभास नहीं था कि ज़रूरी फाइल लेने के लिए अचानक आ पहुंचा संजय। उसकी कटुता सुनकर बैठक से लगे बाहरी कमरे में बरामदे में ठिठका खड़ा है। इसके आने की आहट ही नहीं मिली या दबी चाप से बैठक में दाखिल हुआ है। संजय, तुम जल्दी आ गए? फाइल भूल गया था। पानी पियोगे? हाँ। कनक को राहत मिली कि संजय ने फ़ोन पर की गई उसकी बातचीत शायद नहीं सुनी है। अगर सुनता तो प्रतिक्रिया ज़रूर देता, कुछ न कुछ अवश्य कहता। लेकिन कनक महसूस करने लगी है कि संजय बहुत बदल गया है। कुटनी मैना करारी क्या गई, संजय की हंसी ही ले गई। संजय, मैना की याद आ रही है। उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? अम्मा से तुम जो बातें कर रही थी सुनकर शादी से मेरा विश्वास उठ गया है। शादी के समय तुम्हारे मन में जो भी था, पर भैया के इतने अपनेपन को देखकर तुम्हारी धारणा में बदलाव नहीं आना चाहिए था। अधेड़, बदसूरत, भैया में इतने गुण हैं, पर तुम्हें
इस मामूली बात पर अटकी हो कि वे खूबसूरत नहीं हैं? पर तुम तो बहुत खूबसूरत हो, पर दिल साफ नहीं है तो खूबसूरती किस काम की? कपट तो हम लोगों के साथ हुआ है। सोचता था तुमने भैया का साथ हुआ है। सोचता था कि तुमने भैया का जीवन परिपूर्ण कर दिया है। उनकी भावनाओं को समझती हो। सब ढोंग। भैया हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। संजय, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखा करो। मैंने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, इतना ख्याल रखा। छी संजय, सुनो तो, तुम सुनो। मिसमैच होगा सोचकर भैया शादी का मन नहीं बना रहे थे, लेकिन मैं अड़ गया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अफसोस, मैं गलत था, पूरी तरह गलत। सुनो तो, तुम सुनो। मैं मानता हूँ कि भैया जैसे इंसान के लिए जो अच्छे विचार नहीं रखता वह कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। भैया मेरे लिए क्या है तुम कभी नहीं समझोगी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, न तुम और ना ही मैना। संजय, मैंने तुम्हारे भीतर का कालापन देख लिया, पर भैया को कभी मत दिखाना। वे तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें तकलीफ़ होगी ये सब बातें सुनकर। और हाँ, एक बात और, उनके सामने मेरे साथ बिल्कुल सहज व्यवहार करती रहना। मैं भी नाटक करता रहूँगा ज़िंदगी भर। नहीं करूँगा तो भैया को कारण क्या बताऊँगा, क्या मुँह दिखाऊँगा उन्हें। संजय वहाँ से चुपचाप चला गया। कनक आत्मयंत्रणा से गुज़र रही है और संजय की आंखें सुलग रही थी। कनक ने देखा कि संजय के शब्द लड़खड़ा रहे थे। कितना अपमानजनक है। भाभी, भौजाई रटने वाला जिस देवर ने एक दिन दूसरा वर होने जैसी बात की थी, वह आज उसके सामने उसे भाभी कहने से भी भरसक बच रहा था और कतरा रहा था। शायद कनक को कभी अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।